नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। यदि आपको यह जानकारी हो कि भारत रूस को मदद कर रहा है और यह जानकारी आपको हो तो निश्चित ही आपके मन में भाव लाएगा कि अच्छा हुआ अमेरिका को हमने कहीं तो मात दी। और ऐसे में आपको यह पता चले कि भारत ने यह काम बड़ा ही सोच समझ के किया है, यानी कि अमेरिका की आंखों में धूल झोंक के किया है, तो लगेगा कि भारत सरकार तो खुद मोसाद की तरह काम कर रही है। पूरी जानकारी डिटेल में देंगे क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को यह बहुत बुरा लगेगा कि रूस के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए, भारत को मना किया, उसके बावजूद भी भारत रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का यहां एक्सपोर्ट कर रहा है। आइए डिटेल से इस खबर को बताते हैं क्योंकि अमेरिका के एक चैनल ने इसे कवर किया हुआ है। साथियों, आपने कई बार हमारे जयशंकर साहब के बयानों को बहुत ज्यादा गहराई से सुनने का प्रयास किया हो तो पता चला होगा भारत की तरफ से जयशंकर साहब हर जगह एक लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं, अगर मैं स्मार्ट हूं और मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। जयशंकर साहब का यह बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्या। यह बात विदेश नीति के बारे में पूछा गया था कि क्या आपके पास अमेरिका, चाइना, रशिया ये सब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं क्या। तो उन्होंने यस में जवाब देते हुए कहा था, यस इज दैट ए प्रॉब्लम, क्या ये एक समस्या है। इफ आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, और यदि मैं बहुत सारे ऑप्शंस रखने के लिए काफी स्मार्ट हूं तो आपको मुझे एडमायर करना चाहिए, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जयशंकर साहब की यह बात उन्होंने एक मंच पर कही थी, उस समय लोग समझ नहीं पाए थे, अब समझ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने रशिया यूक्रेन वॉर में भारत पर तमाम प्रयास किए कि भारत रशिया से कुछ ना खरीदे, भारत तेल ना खरीदे, भारत उनके साथ ऐसी कोई मित्रता ना करे जिसके चलते भारत का रशिया प्रेम यूक्रेन के लिए महंगा पड़ जाए। ऐसे में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से मिलने जब गए तो डोनाल्ड लू जाकर अपने देश में बोले कि सर, हमने भारत को कोई भी एग्रीमेंट नहीं करने दिया, हमने उन्हें भेजा जरूर था, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन देखो पुतिन से वो कोई समझौता करके नहीं आए, कोई नया सामान खरीद कर नहीं आए। आपको यह बयान अच्छे से याद होगा, जिसके बाद एक पल के लिए यह भाव मन में आया था कि डोनाल्ड लू ने क्या भारत सरकार को कंट्रोल कर रखा है क्या, कि हम वहां जाएंगे और वहां से कोई डिफेंस डील करके नहीं आएंगे। इन्हें भी नहीं पता था कि भारत इस समय उनसे कुछ नहीं मंगा रहा है, उल्टा यहां से भेज रहा है। बात यह करनी ही नहीं थी कि सर रशिया से हम क्या लेंगे, बात तो यह करनी थी कि रशिया आप बताओ इंडिया से क्या सामान चाहिए, अब आपको बेचकर हम पैसे कमाएंगे। यह बात अपने आप में तब पता चलती है जब भारत को अमेरिका पहले ही कह चुका है कि आपका जाना हमें डिसअपॉइंटिंग लगता है, आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति में तेल के बदले प्रतिबंधित आइटम बेचकर आम के आम और कुठलियों के दाम वसूल लिए हैं। आपको यह तो अच्छे से मालूम होगा कि इस समय दुनिया में भारत रूस से सर्वाधिक तेल आयात करने वाला देश है, हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है। और आपको यह भी मालूम होगा कि हम ना केवल तेल मंगाते हैं, उसका पेमेंट हम डॉलर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि रशिया को डॉलर देंगे तो क्या ही फायदा, हम अपना डॉलर उनको क्यों दें। तो हम किस में पेमेंट करते हैं, हम इनको रुपये में पेमेंट करते हैं। अब भाई जब हम रुपये में पेमेंट करते हैं, रुपया ग्लोबल करेंसी तो नहीं है, यानी कि हमारा रुपया रशिया पता चल रहा है बेलारूस को दे रहा है कि जाओ बेटा ऐश करो, ऐसा भी नहीं है। ऑलरेडी आईएमएफ के अंदर जो एसडीआर के अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर 5 करेंसी आती हैं, जिसमें यूरो है, जिसमें पाउंड है, जिसमें डॉलर है, येन है और चाइनीज युआन है। इसके अंदर भारत का नाम तो कहीं नहीं आता। इसके बावजूद हम अंतरराष्ट्रीय पेमेंट रशिया को रुपये में कर दे रहे हैं कि लो सर चला लेना इसको। तो रशिया चलाएगा कहां, वो हम पर ही चलाएगा। भाई आपने तेल खरीदा, बदले में उनको रुपया टिका दिया और रशिया से कहा देखो सर, आपके पास वो वाली बात है ना, मुझको और ना तुझको ठौर, आपको तेल बेचना था, हम मिल गए, अब आप हमसे पेमेंट रुपये में ले लो, रुपये में ले लिया। अब रशिया पूछ रहा है भाई साहब मैं इस रुपये का करूं क्या। बोले सर मुझसे सामान खरीदो, क्या इंडिया सामान बनाना नहीं जानता है क्या, आप बोलो आपको क्या चाहिए। आपके ऊपर 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश इस समय पर रशिया है, जिसके साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता। मैं कर रहा हूं तो मुझे आपके साथ ट्रेड सेटलमेंट करने का भी अधिकार है, तो आप मुझे सामान मंगाइए। अब रशिया के विदेश मंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं, सर्गेई लेवरोव ने इस बयान में कहा है कि यार इंडिया के साथ में जो ये व्यापार है ना, ये हमेशा उनके लिए हमेशा टेंशन का विषय रहा है। क्यों? क्योंकि अब मजबूर हो गए कि पैसा चलाएं कहां पर, अब चलाना तुमको हमारे साथ है। और इंडिया ने इसका बहुत सही से फायदा उठाया, पहले तेल खरीदा, रुपया उनको दिया, अब उस रुपये से कह रहे हैं कि सुनो ये रुपया तुम्हारे पास पहुंच गया ना, बोले हाँ, अब इससे हमसे सामान खरीदो। बोले क्या बेचोगे, बोले तुम तो बस लिस्ट में नाम बेच दो, हम सब बेच देंगे। भाई साहब हद
हद तो यह हो गई कि हमने इनको वेपन्स के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर्स, सर्किट्स और डिवाइसेस यहां से बना बना के भेज दिए। मतलब एक तरफ रशिया दुनिया भर के देशों से प्रतिबंध झेल रहा है और हम दुनिया वाले हम पर नजर लगा के बैठे हैं कि कहीं इंडिया रशिया से और वेपन ना खरीद ले, क्योंकि इंडिया की नेचर रही है कि इसका सबसे ज्यादा मिलिट्री जो एड है वो इसको रशिया से मिलता है। भारत ने तरीका अपना के बदल दिया कि रशिया वालों तुम इतना गोला फेंक रहे हो, तुमको फेंकते हुए तीसरा साल आने जा रहा है, इतना ज्यादा मारे जा रहे हो यूक्रेन को, तुम्हारे गोले बारूद खत्म होते होंगे, तुम्हारे भी हवाई जहाजों में ईंधन की मतलब कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती होंगी, मिसाइलों में दिक्कतें आती होंगी, तो ऐसा करो ना, तुमको जो माल चाहिए कच्चा वो हमसे लो। तो भाई इंडिया जो है वो इनको कच्चा माल दे रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो रिपोर्ट मैं आपको शेयर करूंगा, आज रशिया को जो अपने मिलिट्री डिवाइसेस बनाने के लिए आइटम्स की जरूरत है उसमें से 1/5 हिस्सा यानी कि 20% हिस्सा वो भारत से ले रहा है कि भाई हमें इनके लिए चीजों की जरूरत है, कृपया करके हमें सामान भेजो, और भारत उन्हें भेजे जा रहा है। यह हेडलाइन आई है ब्लूमबर्ग के अंदर कि इंडिया इज नाउ रशियाज सेकंड सप्लायर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी आफ्टर चाइना। नंबर 1 पर चाइना इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो तो ऑलरेडी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। नंबर 2 पर हम आ गए हैं और यह खबर सब जगह छप चुकी है कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स, प्रतिबंधित आइटम। अब आप यह समझोगे यार हमने यह खेला खेल कैसे दिया, रूस की मदद भारत ने कर कैसे दी, इसमें स्मार्टनेस क्या थी? तो देखो इसमें बड़ा गजब स्मार्टनेस रखी भारत ने। पहला स्मार्टनेस तो क्या दिखाई कि भाई उनको अमेरिका वालों को भी बता के रखा, सर तेल लेने की आजादी है। अमेरिका ने कहा हाँ हाँ, अगर $60 प्रति बैरल से कम में अगर कोई तेल बेच रहा है तो हम नहीं रोकेंगे। हमने इनसे ये डील ले ली कि सर 60 बैरल से ऊपर नहीं पे कर पाएंगे। अब रशिया मरता क्या नहीं करता, बोले लो भाई इंडिया वालों तेल खरीदो, तुम्हारा तेल खरीदने से कम मेरे पास व्यापार तो आएगा। बोले ठीक है। अब उन तक रुपया पहुंच गया, सर अब बताओ क्या करें सर। अब अमेरिका भी सोच रहा है हाँ यार ये बात तो सही है, ऐसे तो इंडिया कंगाल हो जाएगा, अपना रुपया उनको देता रहेगा, एक दिन तो ऐसे में एक्सपोर्ट में इंडिया अमेरिका के पास जाके क्या कहता होगा कि सर आप बताइए मैं केवल खरीदता ही रहूंगा क्या है, ऐसे तो मेरे खजाने खाली हो जाएंगे, मुझे भी तो किसी के साथ दो तरफा व्यापार करने दो। अगर मैं किसी से तेल खरीदता हूं तो सब्जी सामान जो हमारे यहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं वो तो बेचने दो। अमेरिका ने हाँ हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल बेचना चाहिए, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से थोड़ी चलेगा, आप भी अपना सामान बेचिए। तो हमने रशिया को इस चीज के लिए मनाया कि देखो तुमको जो सामान की जरूरत है हमसे ले लेना, हम तुम्हें सामान देंगे। रशिया भी तैयार हो गया, बोले हाँ सर भेज देना, सामान भेज देना। अब मुसीबत ये थी कि हम वेपन भेजें तो हम हमारे ऊपर नजर आ जाए कि यार ये तो वेपन भेज रहे हैं, हम कुछ भी भेजें तो हम नजर में आ जाएं। अब स्मार्ट तरीका अपनाना था, और स्मार्ट तरीका क्या था, हमने डुअल यूज चीजें अपनाई। डुअल यूज का मतलब समझते हैं पहले आसान भाषा में। जैसे आप में से अधिकांश लोग अल्कोहल को जानते हैं। अल्कोहल जैसे ही मैं बोलता हूं आपके दिमाग में आएगा कि शराब पीने की बात हो रही है। अल्कोहल अगर जा रहा है, अरे शराब में यूज करते होंगे, लेकिन क्या केवल शराब में ही अल्कोहल का यूज होता है? नहीं, ये डुअल यूज चीज है। डुअल यूज कैसे है, आजकल तेल के अंदर भी अल्कोहल की ब्लेंडिंग हो रही है। जो आजकल बायो इथेनॉल की बात चल रही है वो अल्कोहल ही तो है, और उस एथेनॉल को तेल में ब्लेंड करके देश बेच रहा है। हमारा देश तेल के अंदर एथेनॉल मिला रहा है। दूसरा नंबर पार्ट समझिए, क्या अल्कोहल का केवल दारू पीने में उपयोग होता है? नहीं, तो फिर दवाओं में भी उपयोग होता है। जो भी आपकी खांसी की दवाइयां होती हैं, सिरप होते हैं, उसमें प्रयास किया जाता है कि एथेनॉल कंटेंट हो या फिर अल्कोहल कंटेंट हो। बहुत सी सिरप में वो डल रहा है। और कहां यूज हो रहा है भाई, पेंट में उसका यूज हो रहा है। और कहां यूज हो रहा है, मतलब स्प्रिट में उसका यूज हो रहा है। आपने हाथ सैनिटाइज किए थे तब अल्कोहल का यूज किया था। इसका मतलब केवल शराब में यूज नहीं होता। अब आप क्या दिखा करके माल बेच रहे हैं कि सर मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्कोहल बेच रहे हैं हम लोग, हम उदाहरण दे रहे हैं कि हमने अल्कोहल की तरह कोई सामान बेचा। अमेरिका पूछ रहा है कि तुम अल्कोहल क्यों बेच रहे हो? सर उनको दवाई के लिए चाहिए था, सर उनको सैनिटाइजर के लिए चाहिए था। बोले तुम्हारा सैनिटाइजर नहीं बनाया उन्होंने, वो घोल के पी गए उसको। सर मैं क्या कर सकता हूं, उनकी जरूरत थी, मैंने सामान भेज दिया। मैं तो प्रतिबंधित सामान भेज रहा हूं, लेकिन ये भी तो दवाओं में उपयोग में आता है। वही वाली बात है कि हम हेरोइन का, अफीम का व्यापार करें, बोले सर ये पेन किलर में यूज आती है, पता चल रहा है कोई पी के पड़ गया है। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे सामान भेज रहे हैं जिनको आप डुअल कैटेगरी में रख सकते हो, उसका सकारात्मक यूज भी और नकारात्मक भी यूज है। बिल्कुल वैसे ही जिस नोबेल पुरस्कार को सुनकर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हम खुश होते हैं, उस व्यक्ति ने कभी ट्राई नाइट्रो
टॉलुइन बनाया था, दुनिया के लिए विध्वंस का हथियार बनाया था। आज जो बॉम्ब बनते हैं वो बनाने वाला वो व्यक्ति था, और उसका बनाने के पीछे थॉट क्या था कि दुनिया में शांति आएगी, पत्थर तोड़ेंगे, लोग जो है ना डर के रहेंगे। लेकिन दुनिया ने किया क्या? बर्बाद किया। बोले सर हम भी वैसे ही कर रहे हैं, हम सामान भेज रहे हैं मदद के लिए, वो उसका क्या कर रहा है मैं कैसे बता सकता हूं? बोले वाह, गजब खेल गए, गजब खेल गए। ये इनके चेहरे पर भाव भी आ गए कि यार तुम तो गजब खेल गए। सुर्खी बनती है कि इंडिया तो अब रेस्ट्रिक्टेड आइटम बेचने में नंबर 2 पर आ गया है। मतलब यूएस और यूरोप के जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम ये जो कर रहे हो, भेज क्या क्या रहे हो? तो भाई साहब हम भेज रहे हैं माइक्रोचिप्स, सर्किट्स, मशीन टूल्स, ये सब हम सामान भेज रहे हैं। और न्यूज निकल कर आती है कि 20% ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंटरिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नाउ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बनकर जा रहा है। 960 दिन रशिया यूक्रेन वॉर के हो चुके हैं, न जाने कितने बम गोले चलाए जा चुके हैं रशिया पर। इस दौरान बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं। जेलेंस्की ने खूब जाकर के भारत को भी कह लिया, अमेरिका को भी कह लिया कि इनकी मदद मत करो। भारत के लिए बाध्यता है कि रशिया जैसा देश जो प्रतिबंधित है उससे सस्ता तेल मिल रहा है तो मांगना पड़ेगा। दुनिया में कौन सा ही ऐसा देश होगा जो अमेरिका का सहायक हो और उसने इस पर प्रतिबंध ना लगा रखा हो? भारत ऐसे में दोनों को साथ रखते हुए, दोनों से मित्रता निभाते हुए आज पुतिन को वो मदद दे रहे हैं कि वहां जेलेंस्की की खुश हैं कि मोदी जी हाथ पर हाथ रखकर कह के गए थे फिक्र मत करो, धीरे गोली चलवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन को भी साथ दे रहे हैं कि हां भाई तुम चिंता मत करो, तुम तेल बेचोगे उसके बदले सामान आता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने हितों का ध्यान रखना है। और यह सच भी है साथियों। आज तीसरे साल में युद्ध एंट्री कर चुका है और उसके बावजूद भी भारत में तेल के प्राइसेस स्थिर हैं। एक बार के लिए यह लगने लगा था कि दुनिया में तेल के प्राइस हिल जाएंगे। भारत ने दुनिया को यही समझाया कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदे होते तो पूरी दुनिया गल्फ से तेल खरीद रही होती। और ओपेक कंट्री, ओपेक यानी ऑयल जो ऑयल के लिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये जो ओपेक कंट्री है ना, ये हाँ ऑयल प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्रीज हैं, बोले ये सारी कंट्रीज जो मिलकर के तेल पर मोनोपोली ले आएंगी, बिल्कुल गल्फ वॉर की तरह से। और ऐसे में 1991 जैसी मंदी फिर आ सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप हमें रशिया से तेल खरीदने में मत रोको, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हम रखते हैं। अगर हम भी आप ही की तरह गल्फ पर डिपेंडेंट हो गए तो ये लोग हमें तेल के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, ना जाने कितनी इकोनॉमीज फेल बन जाएंगी, भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत ने जब इस मैसेज को दुनिया भर में समझाया, ऐसी बात को समझने के बाद में इंडिया को परमिशन मिली कि तुम तेल खरीद लो। और ऐसे में हम लोग बदले में कि सर हमारा रुपया बहुत चला गया, अब उस रुपये को वापस लेकर के आना है, और लेकर के वापस आना है तो डुअल यूज आइटम्स बेचने हैं। यह काम पहले कौन करता था? आज हम कर रहे हैं। इससे पहले कौन करता था? इससे पहले करता था यह काम यूएई, इससे पहले करता था टर्की, जो दोनों का भला होता था। टर्की की क्या कहानी है? ये जिस तरह से दो कॉन्टिनेंट के बीच में है, टर्की का एक हिस्सा यूरोप में आता है और एक बड़ा हिस्सा एशिया में आता है, इसकी हरकतें भी बीच वाली ही थी। यानी कि ये यूरोप के साथ भी उतना ही व्यवहार रखना चाहता है जितना एशिया के साथ रखना चाहता है। यही कारण है कि ये नाटो में भी है और इधर की तरफ से चाहता है कि मुझे एससीओ में ले लो, मुझे ब्रिक्स में ले लो। ऐसे में टर्की की नेचर दोनों के लिए, अमेरिका वालों के लिए भी और रशिया वालों के लिए फायदे की रही है, और टर्की इसका असली आनंद लेता रहा। ऐसे ही यूएई, उसने दुबई नाम का एक शहर बसा लिया और उस शहर को इसने कॉस्मोपॉलिटन सिटी घोषित कर दिया कि सर देखो, कोई भी आए, कोई भी व्यापार करे, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। आज चाहे अपराधी हो चाहे पैसे वाला आदमी, सब जाके दुबई में सुरक्षित फील करते हैं कि हां भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार बन गया, सब काम चल जाएगा। तो पहले यही दो काम करते थे। अब भारत नया डेस्टिनेशन बन के आया है। भारत कहता है सर हमारे तो पैसा इतना दे रखा है, वापस लाना है सर, सारा रुपया तो ले गया हमारे साथ, व्यापार में कुछ लेने के लिए और है ही नहीं, वेपन आप लेने देते नहीं सर, तो ऐसे में सर हम क्या करें? उस पैसे को वापस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, रशिया को हमसे कुछ खरीदना पड़ेगा, और खरीदना पड़ेगा तो हम बेचेंगे साहब। तो ऐसे में भारत, थाईलैंड और मलेशिया, ये तीन ऐसे नए सेंटर्स निकल कर आए हैं जो दुनिया में रशिया के लिए भी बहुत बड़ा ऑप्शन बन गए हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। क्या यह भारत पहली बार कर रहा है? नहीं, भारत ने पहले $4 बिलियन के इंडियन मेड आर्म्स बेचे हैं। यह भी फर्स्ट पोस्ट के अंदर खबर छपी थी। भारत ने 2024 में खबर आई कि इन्होंने रशिया को वेपन बेचे हैं, और हम अपने केस में एकदम साफ कहते हैं कि सर हम तो केवल मैन्युफैक्चरर हैं, तकनीकी उनकी है, हम तो रेप्लिकेट करके दे रहे हैं, पैसा वापस जो लाना है। भारत ने बाकायदा रशिया से पूरी लिस्ट मंगाई हुई है कि सर बोलो क्या क्या माल चाहिए, रुपया है ना आपके पास, उससे जो खरीद सकते हो खरीदो, हमारा मार्केट बड़ा है, हम बनाकर आपको देंगे। और भारत ने तो जो मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया हुआ है कि चाइना जिस तरह से दुनिया को बनाकर सामान बेचता है, हम भी बनाकर बेच देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हम चाइना से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, ऑलरेडी हम आपके
पास में इतना पैसा भेज चुके हैं कि आपके पास ये आंकड़ा आसमान में चल रहा है कि हम लोग जबरदस्त आपको रुपया दिए हुए हैं, तो रुपया दिया हुआ है तो सर हम उसको वापस भी वसूलेंगे। ऐसे में रशिया क्या कर रहा है, वो बढ़िया से यूक्रेन के साथ खेला खेल रहा है, दमादम युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के अंदर जो भी होगा वो देखने योग्य होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का यूक्रेन को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देने का प्रोग्राम तो रुक गया है। जब से बाइडेन ने यह कहा था, क्योंकि जेलेंस्की ने जब रशिया के अंदर एंट्री की थी तो उसे लगने लगा था कि वो मॉस्को पर भी, सेंट पीटर्सबर्ग पर, इन सब पर हमला कर लेगा। ऐसे में रशिया ने धमका दिया था, कह दिया था कि अगर किसी ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दी या मीडियम रेंज भी दे दी तो मैं उन देशों को टारगेट करूंगा जो देश इसको सप्लाई कर रहे हैं। इसके चलते ब्रिटेन और अमेरिका को रुकना पड़ा। तो ऐसे में रुकते ही मैच फिर से एक तरफा हो गया है। पुतिन बाबा बढ़िया से चल रहे हैं। हमको अब टेंशन इस बात की होती है कि जो अमेरिका बार बार हमको धमकाता है कि तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे, भारत उससे कैसे बढ़ता है, बचता है, और हमारी डिप्लोमेसी कैसे काम आती है, यह देखना होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हो या हमारी ऑडियंस हो, उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हम ला रहे हैं। ऑप्शन है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का। हालांकि सुनने में लगता है कि ये यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस उन लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन ये कितना आपके लिए भी जरूरी है। जो जनरल ऑडियंस है वो इसको इस तरह से समझे कि इंडियन पॉलिटी, जिसके आधार पर आज देश में चर्चा होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, या सीएए जैसी बातें होती हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बातें होती हैं, ये सब बातें भारतीय ये जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, इसमें बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं। इसी को पढ़ाने के लिए मैं अपना बैच लेकर आ रहा हूं। 7 दिन तक एडमिशन ओपन है। जिन्हें भी एडमिशन लेना है वो इसमें एडमिशन लें। विद्यार्थी इसका लाभ इस तरह से कमाएं कि इसमें सेशन के हर दिन के तुरंत बाद ही एक क्विज का आयोजन किया जाएगा, जिस क्विज को पढ़ाए हुए नॉलेज के आधार पर ही टेस्ट किया जाएगा, और उससे अगले दिन जब आप वापस क्लास में होंगे तो उसका डिस्कशन होगा कि आपने जो कल पढ़ा था वो क्या था। तो यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ में इंडियन पॉलिटी का बेहतरीन ज्ञान कि क्या होते हैं मूल अधिकार, किस तरह भारत की संसद काम करती है, पंचायती राज क्या है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, किस तरह से जज का कार्यकाल फिक्स होता है, ये तमाम बातें जहां से सीखने का अवसर मिलता है, दैट इज इंडियन पॉलिटी। और उसका बैच मैं लेकर आ चुका हूं। एडमिशंस ले लीजिए, क्लासेस शीघ्र शुरू होने वाली हैं। अपनी भी सीट्स अभी से रिजर्व कराएं। 7 दिन के लिए एडमिशन ओपन है, अभी से जाकर अपनी सीट बुक कराएं। और हां, जो विद्यार्थी पॉलिटी के साथ अन्य सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, क्योंकि सब में यही पैटर्न फॉलो होगा, तो कंप्लीट ये बैच 4999 का है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, मेरे द्वारा आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसमें वीकली टेस्ट भी होगा, इसमें बुक्स का पूरा तरह से कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। क्लासेस लाइव रहेंगी, उसको बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल पर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हिंदी अथवा इंग्लिश में उपलब्ध हैं। आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।